आज मैं भारत के संविधान के एक ऐसे आर्टिकल के ऊपर चर्चा करूंगा जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ही जजमेंट आया और वो जजमेंट भी यहीं के किसी सज्जन ने PIL फाइल किया था तब आया था, और उसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल केस। भारत के संविधान का अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है तो मैं कहूंगा आर्टिकल 355। दुर्भाग्य यह है कि भारत में सबसे कम चर्चा करने वाला संविधान कौन सा है, आर्टिकल 355, जिस पे ना कॉलेजेस में चर्चा होती है, ना हाई कोर्ट में चर्चा होती है, ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती है, ना विधानसभा में चर्चा होती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में भी चर्चा नहीं होती। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे अधिवक्ता बैठे हैं। मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा, आर्टिकल 355 को कम से कम 5 बार पढ़िए। मैं आदरणीय शंकर दा को धन्यवाद दूंगा कि आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं ये बात अपने यहाँ पे शुरू कर सकूं। और भारत में मैं जितने भी बौद्धिक प्रमुख हैं सबसे आग्रह करूंगा कि पूरे देश में कम से कम जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ आर्टिकल 355 के ऊपर एक कॉन्क्लेव किया जाए कि आर्टिकल 355 कहता क्या है। हम लोग आर्टिकल 14 पे बहुत चर्चा करते हैं, 15 पे बहुत चर्चा करते हैं, 16 पे बहुत चर्चा करते हैं, 21 बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जो सबसे आज तक चर्चा ही नहीं हुई, जिसके ऊपर सब ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, आर्टिकल 355, उसके ऊपर आज तक हुई नहीं है। इसलिए मैं अधिवक्ता परिषद से आग्रह करूंगा कि पूरे देश में आर्टिकल 355 के ऊपर एक सेमिनार करें और इस पर डिस्कशन शुरू करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और मेरी दृष्टि में जिसकी सबसे गलत व्याख्या हुई है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार भूलवश जाने अनजाने जिसका गलत व्याख्या किया है, वो आर्टिकल 25 to 30 है। तो मैं इसलिए आज शुरुआत करूंगा आर्टिकल 355 से और उसके बाद 25 to 30 के डिस्कशन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की एक परंपरा है कि एक जो जजमेंट आ जाता है फिर बाकी जजमेंट उसी लाइन में चलते जाते हैं। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने किसके जजमेंट को लिया? प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को लिया। प्रिवी काउंसिल में कौन जज थे? सारे अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। वहां शब्द ही नहीं है, अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है। जैसे हमारे यहाँ मौसा, फूफा, चाचा, मामा, कितने शब्द हो गए? 4। और ये 4 अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में चारों के लिए क्या है? अंकल। हमारे यहाँ मौसी, बुआ, चाची, मामी, 4 अलग अलग रिश्ते, 4 अलग अलग महिलाएं हैं। अंग्रेजी में चारों कौन है? आंटी। ये दिक्कत हुई अंग्रेजी के साथ। और हमने अपने जो संविधान को पढ़ा समझा, खासतौर पे जजेस, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल में सारे अंग्रेज थे, वो अंग्रेजी पढ़ के आए थे, उनको भारत के शब्दों का पता नहीं, भारत की संस्कृति पता नहीं, उनको वसुधैव कुटुंबकम को पता नहीं। भारत में 1000 ऐसे शब्द हैं, 1000 ऐसे वाक्य हैं जिसका अंग्रेजी में कोई समानार्थी शब्द ही नहीं है। जैसे ब्रह्म अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, यज्ञ अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, धर्म का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, योग का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के लिए कोई शब्द नहीं, नारी तो नारायणी के लिए कोई वाक्य नहीं, सर्वमंगल मांगल्य के लिए कोई वाक्य नहीं अंग्रेजी में, सर्वे भवन सुखने के लिए अंग्रेजी में कोई वाक्य नहीं। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हम चूंकि उसकी व्याख्या अंग्रेजी में कर रहे थे और अंग्रेजी में ना वाक्य है ना शब्द है, भूल यहां से हुई। तो गलती किया प्रिवी काउंसिल के जजों ने, हमारे वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वही गलती किया, उन्होंने प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को ही सही मान लिया। एक और गलती हुई कि जो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज बने वो कौन बने? जिसके पिताजी अंग्रेजों के ज़माने में बैरिस्टर थे। अब अंग्रेजों के ज़माने में बैरिस्टर थे तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो कॉन्वेंट स्कूल की हुई थी, मॉन्टेसरी स्कूल की हुई थी, गुरुकुल वैदिक स्कूल में तो हुई नहीं थी, सरस्वती मंदिर में तो हुई नहीं थी, विद्या भारती में हुई नहीं थी। तो उन्होंने क्या भी, उनकी भी वही सोच चलती रही। इसलिए आर्टिकल 25 से 30 की इतनी गलत व्याख्या हुई है, इतनी गलत व्याख्या हुई है, हाई कोर्ट ने भी दुनिया भर के फैसले दे दिया गलत व्याख्या करके आर्टिकल 25 से 30 की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। हाई कोर्ट की उसमें मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गलत व्याख्या कर दिया तो हाई कोर्ट को तो करना ही करना, उसको मानना ही मानना है। आप लोग आर्टिकल 355 खोलिए, 355 लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट
from external aggression, internal disturbance and to ensure that every government is working as per the constitution. तो आर्टिकल 355 में संविधान ने 3 ड्यूटी दिया है। आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार को संविधान ने 3 ड्यूटी दिया। पहला काम, आपको यह सुनिश्चित करना है कि भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिला एक्सटर्नल एग्रेशन से मुक्त हो। दूसरा, भारत का प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिला शांत हो, इंटरनल कोई डिस्टरबेंस ना हो। तीसरा, जो तीसरी ड्यूटी दिया आर्टिकल 355 में, कि देश की सभी सरकारें, सभी राज्य सरकारें, सारे लोकल बॉडीज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करें। ये ड्यूटी कहां दिया? 355 में। और जहां जरूरत हो 355 को इंश्योर करने के लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए, इंटरनल डिस्टरबेंस को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरत पड़ने पे 356 यूज कर लेना। 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन लगा देना। इस देश में 356 का खूब यूज हुआ है। जैसे 1992 में अयोध्या में ढांचा गिरा तो 4 राज्य सरकारों को गिरा दिया आर्टिकल 356 को यूज करके। 356 इसके लिए बना ही नहीं था। 1975 में जरूरत पड़ी, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। इसके लिए वो प्रावधान था ही नहीं। इमरजेंसी प्रावधान, राष्ट्रपति शासन, ये किसके लिए बने हैं? 3 कंडीशन: एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड रूल ऑफ लॉ। अब आप लोग एक बार, आज मैं खासतौर पे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनसे उनको होमवर्क देके जाता हूं कि आप लोग लिस्ट बनाओ कि एक्सटर्नल एग्रेशन क्या क्या है। दूसरा, किन किन चीजों से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तीसरा, जो आर्टिकल 355 का जो लास्ट वाली लाइन है कि सारी राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में काम करें। मैंने कहा ना, सबसे कम चर्चा हुई, और एक बार जो चर्चा हुई वो सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आपके ही असम के रहने वाले थे, उन्होंने PIL फाइल किया था। उसमें 2005 में जजमेंट आया, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें आर्टिकल 355 की थोड़ी चर्चा हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनफिल्ट्रेशन को एक्ट ऑफ एग्रेशन माना। आर्टिकल 355 में यूज किया ना, एक्ट ऑफ एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। उसमें इनफिल्ट्रेशन को एक्ट ऑफ एग्रेशन माना। और एक्ट ऑफ एग्रेशन से सुरक्षित करने की ड्यूटी किसकी है? जोर से बोलिए जरा। देखो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, सारे अधिवक्ता हो। ड्यूटी किसकी दी आर्टिकल 355 में? सेंटर की, स्टेट की नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठ एक्ट ऑफ एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और ये कहां कवर हो रहा है? 355 में। तो उससे देश को सुरक्षित करने की ड्यूटी किसकी है? जोर से बोलिए। केंद्र सरकार की। चाहे वो असम में घुसपैठ हो रही हो, चाहे बंगाल में हो रही हो, चाहे गुजरात में हो रही हो, चाहे महाराष्ट्र में हो रही हो, चाहे कहीं हो रही हो, ड्यूटी किसकी हो गई? सेंटर की। अब सेंटर ये ड्यूटी कैसे निभाएगा? सेंटर ड्यूटी निभाने का तरीका ये होता है कि हमारे पास पहले IPC होती थी, अब BNS हो रही है। जो एक्ट ऑफ एग्रेशन है उसके लिए कम से कम एक चैप्टर होना चाहिए आपके सेंट्रल लॉ के अंदर, BNS के अंदर होना चाहिए। तभी तो देश बचेगा, तभी तो सुरक्षित करेंगे। उदाहरण के लिए, जितने NGOs अमेरिका से फंड ले रहे हैं वो किसका गुणगान करेंगे? किसके लिए काम करेंगे? जोर से बोलिए जरा। अमेरिका के लिए। जितने NGO चीन से पैसा ले रहे हैं वो किसके लिए काम करेंगे? चीन से। जितने NGO अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से पैसा ले रहे हो किसके लिए काम करेंगे? खाड़ी देशों के लिए। तो ये फॉरेन फंडिंग लेके अगर कोई NGO भारत में उन देशों के लिए काम कर रहा है तो एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हुआ। भारत के अंदर कोई व्यक्ति, कोई संस्था बाहर से पैसा लेके धर्मांतरण करा रही है, वो अमेरिका, यूरोप से पैसा लेके क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रही कोई संस्था, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से पैसा लेके इस्लामिक कन्वर्जन कर रही है, अगर वो बाहर से पैसा लेके कुछ ऐसे देश विरोधी काम कर रहा है तो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा।
एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ कि नहीं? तो एक्ट ऑफ एग्रेशन रोकने का तरीका क्या है? बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन और एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। बाहर से पैसा आ रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है, तो एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू फॉरेन फंडिंग। तभी तो देश सुरक्षित होगा, तभी तो देश बचेगा। अच्छा, सबसे खास बात, लैंग्वेज भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना बढ़िया यूज किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है ऑल द स्टेट सबको सुरक्षित कर, उन्होंने बोला एवरी स्टेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरी स्टेट एंड ऑल स्टेट्स। अगर इसमें लैंग्वेज होती कि भाई सभी राज्यों को केंद्र सरकार सुरक्षित करेगा, तो उसका ये तरीका था, आर्टिकल 44 की लैंग्वेज है, स्टेट शैल एंडेवर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। जहां ऑल वर्ड आता है वहां यूनिफॉर्म पॉलिसी से केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन जहां एवरी वर्ड आता है तो स्पेसिफिक राज्यवार वहां के लिए अलग से भी कुछ प्रावधान करना पड़ता है। अगर आल आ गया तो एक आपने एक सेंट्रल लॉ बना दिया, आपका काम खत्म। लेकिन अगर एवरी आ रहा है तो इसका मतलब आपको एक चैप्टर इसमें रखना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिव टू इन्फिल्ट्रेशन। इसके अलावा असम सरकार को बोलना पड़ेगा तुम अपने हिसाब से भी कुछ और काम कर लो। बंगाल में घुसपैठ रोकना है तो ये 5 काम कर लो, असम में घुसपैठ रोकना है ये 3 काम कर लो, यूपी में करना है ये 2 काम कर लो। जहां जहां जिस तरीके से कस्टमाइज भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? जोर से बोलिए। नहीं। क्यों? चर्चा ही नहीं हुई, सोचा ही नहीं। और इस गलती को मैं नेताओं की गलती नहीं मानता, क्योंकि पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं, मंत्री, उनके पास इतना टाइम नहीं है संविधान की एक एक शब्दों की व्याख्या करें, एक एक चीज़ों पे जाएं। ये काम कायदे से जो कानून का ड्राफ्ट बनाते हैं, वो जो बाबू बैठे हैं लॉ मिनिस्ट्री के, जो बाबू बैठे हैं होम मिनिस्ट्री के, जो बाकायदा इसको ड्राफ्ट बनाते हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि पहले संविधान को पढ़ें, उसके एक एक सेंटेंस को पढ़ें, कामा फुल स्टॉप को पढ़ें, उसके हिसाब से कानून का ड्राफ्ट बनाएं। कानून का ड्राफ्ट जाएगा, सरकार तो हाँ कर देगी, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का काम नहीं आर्टिकल 355 के एक एक कामा फुल स्टॉप को पढ़ना, उसके हिसाब से कानून का ड्राफ्ट देखना सही है कि नहीं है। ये किसकी ड्यूटी है? बाबुओं की ड्यूटी है। उसके बाद ये बीएनएस आया। बीएनएस में 3-4 धाराएं हैं। जैसे एक धारा है आर्टिकल सेक्शन 111। सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्या क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है? डकैती ऑर्गेनाइज क्राइम है, हथियार तस्करी ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। आप बताओ, घुसपैठ को एक व्यक्ति ऐसे ही कर लेता है? बकायदा प्लान वे में होता है। जोर से बोलिए जरा। असम के सामने सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ का है कि नहीं है? पूरे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ का है। मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। 2017 में मैंने आंकड़े दिए थे 5 करोड़ के, अब तो 2025 आ गया, अब तो संख्या और बढ़ चुकी होगी। दुर्भाग्य देखिए, 150 साल के बाद आईपीसी बनी, आईपीसी चेंज हुई और बीएनएस बनी, और इस बीएनएस में 12 धाराएं हैं। इस बीएनएस में 12 धाराएं हैं, सेक्शन 12 अपराध हैं जिसको सेक्शन 111 में हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया है। लेकिन उसमें हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया, घुसपैठ को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। क्या क्या है इसमें? रॉबरी, डकैती, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन न तो कन्वर्जन ऑर्गेनाइज क्राइम है, न तो इन्फिल्ट्रेशन ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसलिए मैं कहता हूं, आज के डेट में अधिवक्ता परिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ चुकी है। अधिवक्ता परिषद पूरे देश में सेमिनार करे, पूरे देश में कॉन्फ्रेंस करे, और कॉन्फ्रेंस करके ऐसे विषयों पे जन जागरण करे, ऐसे विषयों को आगे बढ़ाएं, ऐसे विषयों पे कानून का ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपें। दूसरा, आप सेक्शन 111 देखिए। सेक्शन 111 है टेररिस्ट एक्ट, ये बीएनएस का। एक सेक्शन 111 में लिखा हुआ है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी। ऐसे अपराध जिससे भारत की एकता को खतरा है, अखंडता को खतरा है, सोवरेनिटी को खतरा है, संप्रभुता को खतरा है, और भारत की सुरक्षा को खतरा है।
आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, वो टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। आप मुझे बताइए, घुसपैठ और धर्मांतरण ये हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? इससे इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं? इससे डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? लेकिन किसी घुसपैठ कराने वाले और धर्मांतरण कराने वाले पे सेक्शन 111 और 113 लगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। ये होता है जब आपका कानून कहीं न कहीं वैक्यूम क्रिएट करता है और फिर पुलिस मजबूर हो जाती है उसको यूज न करने के लिए, और पुलिस यूज भी कर ले तो जज साहब धमका देंगे, ये कौन सी धारा लगा दिया तुमने, कहीं लिखा ही नहीं इसमें। तो बीएनएस की एक और धारा है, सेक्शन 147, सेक्शन 111 113 के बाद 147 पढ़िए। वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द नेशन। अगर ये जो 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं, अगर ये वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर कुछ भी वेजिंग वॉर नहीं है। भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का कन्वर्जन हो रहा है, अगर ये वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर कुछ भी वेजिंग वॉर नहीं। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है। साल में कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं? 5 लाख। उसमें से रिकवर कितनी हो रही हैं? 1.5 लाख। 3.5 लाख मिल ही नहीं रही हैं। 3.5 लाख नहीं मिल रही है साल में, और एक साल में होते 365 दिन। ऑन एन एवरेज पर डे कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं? 1000। 1000 भारत में बहन बेटियां पर डे गायब हो रही हैं। अगर ये वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर कुछ भी वेजिंग वॉर नहीं। लेकिन कहीं पे किडनैपिंग करने वाले पे या जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके खिलाफ कभी वेजिंग वॉर की धारा लगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वेजिंग वॉर की धारा तो बना दिया 147 में, लेकिन क्या क्या वेजिंग वॉर है ये कहीं लिखा ही नहीं। लिखा नहीं है तो पुलिस लगा नहीं रही है। आप बहुत करो, धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, थाना घेर लो, पुलिस कहेगा मुझे दिखाओ तो मैं कौन सा धारा लगाऊं। हम लोग सारा गुस्सा पुलिस के ऊपर लगा निकाल देते हैं। अच्छा, पुलिस बेचारा क्या करे, वो बीच में चक्की बना हुआ है, वो थानेदार चक्की बना हुआ है। आम जनता का गुस्सा बनता है तो एफआईआर में कर देता है, धारा लगा देता है, और बाद में जज साहब उसको धमकाते हैं, फटकारते हैं और जमानत और मिल जाती है, क्योंकि धारा ऐसे लिखा ही नहीं। वो चक्की बना हुआ बीच में पिस रहा है वो। एक और सेक्शन है 152 बीएनएस में, एक्ट इंडर्जिंग सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा काम जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा है, भारत की एकता को खतरा है, अखंडता को खतरा है, उसके लिए कौन सा धारा लगेगी? 152 धारा है, लेकिन चलानी कहां है पता ही नहीं। तो जैसे संविधान में सबसे कम डिस्कशन वाला आर्टिकल 355 है, वैसे बीएनएस में सबसे कम यूज होने वाला सेक्शन कौन सा है? आर्टिकल 140, सेक्शन 147, 152। एक साल से ज्यादा हो गए, मैंने पता किया बहुत लोगों से, ये 147 कहीं यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 152 कहीं यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। धारा है, यूज नहीं हो रही है। क्यों? हमने लिखा ही नहीं। एक और एक्ट है जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, बहुत पुराना एक्ट है, नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। नाम से क्लियर है वो बना किस लिए, किसके लिए बना? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, ऐसे अपराधों पे लगाने के लिए बना जिससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? आपके असम में कहीं धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति पे एनएसए लगा क्या? जोर से बताइए जरा। आपके पूरे असम में घुसपैठ कराने वाले किसी व्यक्ति पे एनएसए लगा क्या? जो लोग घुसपैठियों का 2000 में आधार बनाते हैं, 2000 में राशन कार्ड बना रहे हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, 2000 रुपए में वोटर आईडी में नाम जोड़ के दे रहे हैं, 10 से 12,000 रुपए में 5 कागज बना के दे रहे हैं, उसके ऊपर किसी के ऊपर एनएसए लगा क्या? नहीं लगा तो कुछ नहीं होगा। हम लाख सेमिनार कर ले, कॉन्क्लेव कर ले, कितना विचार विमर्श कर ले, ना धर्मांतरण रुकेगा ना घुसपैठ रुकेगी। क्यों? जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, धर्मांतरण नहीं रुक सकता, घुसपैठ नहीं रुक सकती। और कानून का खौफ तब पैदा होता है जब व्यक्ति आज अपराध करे और 4 महीने 6 महीने उसको सजा हो जाए। हमारे पास एक और कानून है, यूएपीए। क्या है उसका फुल फॉर्म? अनलॉफुल प्रोटेक्शन, अनलॉफुल, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट।
जैसे एनएसए में हमने लिखा ही नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा है, वैसे अनलॉफुल यूएपीए में हमने लिखा ही नहीं कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये धर्मांतरण कराना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? आज तक किसी घुसपैठियों के मददगार के ऊपर अनलॉफुल यूएपीए लगा क्या? किसी कन्वर्जन कराने वाले पे यूएपीए लगा क्या? नहीं लगा। तो अपना काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका वो धंधा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन जानते हैं? कन्वर्जन और इन्फिल्ट्रेशन है। सबसे टॉप पे कन्वर्जन है, नंबर 2 पे इन्फिल्ट्रेशन है। कन्वर्जन कराने के लिए जो पैसा आ रहा है वो यूरोप से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से भी आ रहा है, एफसीआरए के जरिए भी आ रहा है, हवाला के जरिए भी आ रहा है। रेट भी बना हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय का कन्वर्जन कराया तो ये रेट है, ओबीसी कम्युनिटी का कन्वर्जन कराया तो ये रेट है, ट्राइबल कम्युनिटी कराया तो ये रेट है। सबका रेट बना हुआ है। उनको पर परिवार पैसा मिल रहा है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा 20,000 रुपये कमाएगा, टीचर बन जाएगा 50,000 कमा लेगा, वकालत करेगा, ठीक ठाक वकालत चलेगी तो 1 लाख रुपए कमाएगा। वो धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, महीने में 5 लाख रुपए कमाएगा। तो अब जिसको पैसा कमाना है वो वकालत करेगा, धर्मांतरण कराएगा? जोर से बताओ जरा, ना मत कराए। देखो एकदम दिल की बात आ गई मुंह पे। जिसको पैसा कमाना है वो क्या करेगा? धर्मांतरण कराएगा। तो धर्मांतरण कैसे रुकेगा? यहां बहनें बैठी हैं, वो जो गैस आपका जलता है वो गैस बंद कैसे होती है? क्या करना पड़ता है? मुंह से फूंक के गैस बंद करती हैं या नॉब घुमाती हैं? नॉब घुमाती। मुंह से फूंक के बंद करेंगे मुंह जल जाएगा। क्यों अनुराधा जी? गैस बंद कर दीजिए, चूल्हा बंद हो जाएगा। फंडिंग रोक दीजिए, धर्मांतरण बंद हो जाएगा। फंडिंग रोक दीजिए, घुसपैठ बंद हो जाएगी। और फंडिंग कैसे रुकेगी? एफसीआरए कानून बनाया था फंडिंग करने के लिए। अब मैं पार्टी का नाम लूंगा तो कहेंगे पार्टी का नाम ले रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, मैं कई बार बोल चुका हूं। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा कानून बनाया। जब तक वो 50 के 50 कानून खत्म नहीं हो जाएंगे भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। कांग्रेस को कोसने से, कांग्रेस के नेताओं को कोसने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, देश को कोई लाभ नहीं है। देश को लाभ तब होगा जब कांग्रेस के द्वारा बनाए गए वो 50 के 50 कानून खत्म होंगे। मुगलों को कोसने से देश को कोई फायदा नहीं होगा। देश को तब फायदा होगा जब मुगलों को द्वारा शुरू किया गया मदरसा बंद कर दिया जाए, तब देश को फायदा होगा। अंग्रेजों को कोसने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। देश का फायदा तब होगा जब अंग्रेजों ने जो 200 कानून अभी भी जिनके चल रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, 1,500 कानून खत्म हो गए। मोदी जी ने पहले 11 साल में 1,500 कानून खत्म किए, लेकिन 225 कानून बचे हुए। जब तक 100% कानून खत्म नहीं होंगे भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। जब तक सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे, सारे के सारे कांग्रेसी कानून नहीं खत्म होंगे, जब तक मजहब के आधार पे एक भी नियम कानून बचेगा, देश सुरक्षित नहीं हो सकता। अल्टीमेटली भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जोर से बताइए जरा। धर्म के आधार पे नहीं, मजहब के आधार पे। धर्म मजहब में अंतर समझना है तो गूगल करना, धर्म रिलीजन, अश्विनी उपाध्याय की मेरी PIL चल रही है, जिसमें मैंने डिफरेंस बताया है कि धर्म और रिलीजन में अंतर क्या क्या है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। 20 अंतर तो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट को। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब, हाँ, धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। इसलिए धर्म रिलीजन एक नहीं होता। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। तो जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून चलना चाहिए क्या? नाश्ता वास्ता करके नहीं आए क्या? आवाज क्यों नहीं निकल रही है? भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, तो मजहब के आधार पर नियम कानून चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा बंटना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज चलना चाहिए क्या? नहीं। अधिवक्ता है आप लोग, इस बात को समझिए, क्योंकि आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो बाकी कोई नहीं उठाएगा।
इसलिए मैं सारे अधिवक्ताओं से कहता हूँ कम से कम 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाओ, सही बात को उस पर लिखना शुरू करो। पूरा फ्रीडम मूवमेंट लीड किया अधिवक्ता और अध्यापक ने। आज की डेट में अधिवक्ता अध्यापक थोड़ा अपना कर्तव्य थोड़ा कम निभा रहे हैं, उसको निभाना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता और अध्यापक ये दो कम्युनिटी ऐसी है, ये पूरे देश का नैरेटिव सेट करती है। आप चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर बाकायदा बार बार लिख सकते हैं। तो मैं पहला तो कह रहा था आर्टिकल 355,